राम राम साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टेस्ट सीरीज के रूप में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और इतिहास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हमें बात करेंगे। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1567 ईस्वी में किया था, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? पहला ऑप्शन है राणा सांगा, दूसरा ऑप्शन राणा उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन है राणा प्रताप और चौथा राणा अमर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राणा उदय सिंह। जो राणा उदय सिंह, जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया अकबर ने, उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से लेके 1572 तक था। इसका शासनकाल 1537 से 1572। इस समय चित्तौड़ का उदय सिंह के सेनापति कौन थे? सेनापति, इसके दो सेनापति थे। एक का नाम जयमल मेड़तिया और एक था फत्ता सिसोदिया। ये दोनों चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में 1567 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि इन दोनों ने चित्तौड़ की रक्षा करते हुए ये दोनों व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो गए थे। फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी फूल कंवर और इसी के नेतृत्व में क्या हुआ? चित्तौड़ का तीसरा जौहर हुआ। और केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसके नेतृत्व में, फत्ता सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। तो जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण होता है, तीसरा आक्रमण होता है। प्रथम चित्तौड़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? अगर बात करें प्रथम आक्रमण की तो 1303 में होता है। दूसरा आक्रमण की बात करें कि चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण कब हुआ या दूसरा साका कब हुआ, तो दूसरा साका होता है 1534 से 35 में। और चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? तो चित्तौड़ का तीसरा साका तो 1567-68 ईस्वी में होता है। और केसरिया किसके नेतृत्व में? केसरिया तो फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। और जौहर किसके नेतृत्व में होता है? तो फूल कंवर के नेतृत्व में, जो फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा था? पहला ऑप्शन राजा बहारमल, दूसरा ऑप्शन जलाल खां कोची, पूरा नाम था इसका जलाल खां कोची, मान सिंह और भगवंत दास। तो इसने क्या पूछा है? प्रथम दूत के बारे में। तो प्रथम दूत तो कौन आया था? जलाल खां आया था और ये 1572 में आया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे। कितने दूत भेजे थे? 4 दूत भेजे थे। प्रथम तो कौन था? जलाल खां। दो नंबर पे था मान सिंह। तीन नंबर पर भगवंत दास और 4 नंबर पर था टोडरमल। ये 4 क्या आए थे? दूत भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। मोतीलाल तेजावत का संबंध था कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व तो राम नारायण चौधरी ने किया था। राम नारायण चौधरी ने किया था। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। एक ही आंदोलन
तो एक ही आंदोलन का ही नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। और एक ही आंदोलन तो 1920-21 में प्रारंभ हुआ था। मारवाड़ किसान आंदोलन, जो मारवाड़ किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व अलग अलग, जो मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुआ, जैसे तोल माप तोल किसान आंदोलन होता है, कुछ घटनाएं होती हैं, उनमें अलग अलग लोगों ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। एक है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन की बात करें तो सीकर में भी जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व की बात करें तो अलग, एक तो राम नारायण चौधरी था, राम नारायण चौधरी मुख्य नेता, राम नारायण चौधरी था सीकर किसान आंदोलन का। और यहां मारवाड़ किसान आंदोलन का मुख्य नेता था, वो था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास था। और एक ही आंदोलन का नेतृत्व है, एक ही किसान आंदोलन होता है, इसका नेतृत्व तो किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप, ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है राव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन राव मालदेव, तीसरा राव राय सिंह, चौथा राव जैत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? प्रताप कहा जाता है। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। इसे बिना ताज का राजा भी कहा जाता है। जो मालदेव है, राव मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? तो राव मालदेव को। राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद ये खुद शासक बन गया था राव मालदेव, और इसे मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मजमिका किस जिले में स्थित है? मजमिका किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़। सही आंसर क्या इसका? चित्तौड़ है। बात करें जोधपुर की स्थापना तो 1459 ईस्वी में हुई थी, और राव जोधा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा की गई थी। उदयपुर की स्थापना, अगर उदयपुर की स्थापना की बात करें तो 1559 ईस्वी में की गई थी, और उदय सिंह के द्वारा की गई थी। और मजमिका किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़ जिले में स्थित है। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? राम नारायण चौधरी। अरे राम नारायण चौधरी ने तो 2 किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया था। एक तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व, और एक नेतृत्व किया सीकर किसान आंदोलन का। सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, और इसका सही आंसर क्या है? मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। सागरमल गोपा, इसका संबंध कहां से था? जैसलमेर से। सागरमल गोपा का संबंध कहां से था? जैसलमेर से था। अर्जुन लाल सेठी का संबंध तो जयपुर से था। अर्जुन लाल सेठी का संबंध कहां से था? जयपुर से था। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर से था, और अर्जुन लाल सेठी ने अपने राजकीय सेवा से त्याग पत्र दिया था। अर्जुन लाल सेठी ने, और राजकीय सेवा से त्याग पत्र देते हुए कहा था कि अर्जुन अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये बात किसने कही थी? अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी एक महान क्रांतिकारी हुआ है राजस्थान में। इसका
संबंध भी जयपुर से था और ये जैन परिवार से संबंध रखता था अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी ने अंतिम समय अपना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया था और इसे अंतिम समय इसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बिताया था। और इसको कहाँ दफनाया गया था अर्जुन लाल सेठी को, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ही इसे मुसलमान समझकर दफना दिया था। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लोणकरण के समय अरद साका हुआ, क्योंकि इसमें अच्छा ये क्या पूछ रहा है कि जो जैसलमेर में 1550 ईस्वी में लोणकरण के समय जो अरद साका हुआ था उस समय केसरिया हुआ या फिर जौहर हुआ। देखो साका क्या होता है, साका एक होगा केसरिया और एक क्या होता है जौहर। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, साके का निर्माण होता है, एक साका का निर्माण होता है। तो जैसलमेर की एक ऐसी घटना जिसमें 1550 ईस्वी में सिर्फ क्या हुआ था, केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ। तो इसके ऑप्शन क्या है, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, जौहर हुआ नहीं हुआ, केसरिया तथा जौहर दोनों नहीं, उपयुक्त सभी गलत नहीं। इसका सही आंसर क्या है, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। और केसरिया भी किसके नेतृत्व में हुआ था, राव लोणकरण के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका, राजस्थान का प्रथम साका 11 जुलाई 1301 में हुआ था और रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। कहां हुआ था, रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वीर विनोद ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास वर्णित है। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामल दास। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है, श्यामल दास। श्यामल दास जी का संबंध भीलवाड़ा से था। और इसने कौन से राज्य का इतिहास लिखा, तो ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर, जयपुर, बूंदी, जोधपुर। तो उदयपुर राज्य का इतिहास लिखा था किसने, श्यामल दास दधिवाड़िया, इसका पूरा नाम था श्यामल दास दधिवाड़िया, जिसका संबंध भीलवाड़ा से था। और इसने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद ग्रंथ। इसी वीर विनोद ग्रंथ में इसने श्यामल दास ने बताया कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है, तो कुंभा ने करवाया है। किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। वीर विनोद ग्रंथ पुस्तक में बताया कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं, इन दुर्गों में से 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा ने करवाया था 32 दुर्गों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी मृगवन स्थित है कि अमृता देवी मृगवन है ये कहां स्थित है। कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली। कहां स्थित है, खेजड़ली। एक घटना है खेजड़ली घटना। खेजड़ली गांव की घटना कब हुई, 1730 में। खेजड़ली कौन से जिले में है, जोधपुर जिले में। खेजड़ली घटना कौन से जिले में हुई, जोधपुर जिले में हुई। 1730 में जोधपुर का शासक कौन था, अभय सिंह। किसके काल में यह घटना घटी, अभय सिंह के काल में यह घटना घटी थी। किसके काल में घटी थी, अभय सिंह के काल में खेजड़ली घटना घटी थी।
अब इस अभय सिंह का एक सेनापति था गिरधारी, सेनापति था गिरधारी। इस गिरधारी को भेजा कि जाओ गिरधारी और आप क्या करके लाओ, खेजड़ी के वृक्ष काट के लाने। इस गिरधारी ने क्या किया, ये खेजड़ली गांव में पहुंचा और खेजड़ी के वृक्ष काटना प्रारंभ कर देता है। खेजड़ी का अर्थ जाटी, जाटी काटना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। और अमृता देवी ने क्या किया, मना किया। अमृता देवी ने मना किया कि आप ये जो खेजड़ी के वृक्ष हैं ये न काटें। लेकिन गिरधारी लाल था, इसने ये नहीं मानता है और खेजड़ी के वृक्षों के साथ ही अमृता देवी को भी काट देता है खेजड़ी वृक्षों के। जब खेजड़ी के वृक्ष काटे जा रहे थे तो ये बिश्नोई समाज के जो लोग थे ये खेजड़ी के वृक्षों से चिपक गए थे। और ये बताते हैं कि कुल 363 व्यक्तियों ने बलिदान दिया था। 363 व्यक्तियों ने यहाँ पे क्या दिया था, अपना बलिदान दिया था इस खेजड़ली घटना। खेजड़ली मेले का आयोजन कब होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। खेजड़ली मेले का आयोजन कब होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेले का आयोजन होता है। और जो एक खेजड़ली मेला है ये कब से भरना प्रारंभ हुआ, तो 1994 से भरना प्रारंभ हुआ था खेजड़ली मेला। ये थी खेजड़ली। तो अब है प्रश्न क्या था हमारा, अमृता देवी मरग वन कहाँ स्थित है, खेजड़ली। और खेजड़ली कहाँ है, जोधपुर में। मथानिया भी कहाँ है, जोधपुर में। कायलाना झील भी जोधपुर में। और माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता था। ऑप्शन है उदय सिंह, राणा सांगा, मानसिंह, सूरजमल। तो इसका सही आंसर है राणा सांगा। राणा सांगा को क्या कहा जाता था, हिंदूपत। राणा सांगा की बात करें तो इसका शासनकाल 1509 से लेके 1528 तक रहता है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह के शासनकाल की बात करें तो उदय 1537 से लेके 1572 तक। उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 1572 तक। अब मानसिंह है, ये मानसिंह राठौड़ भी हो सकता है, मानसिंह कछुआ भी हो सकता है। सूरजमल कहाँ का शासक था, भरतपुर का शासक था। सूरजमल कहाँ का शासक था, भरतपुर राज्य, जो भरतपुर राज्य में, भरतपुर रियासत में जो जाट वंश था, और जाट वंश का एक शासक था कौन, सूरजमल। तो कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता था, तो राणा सांगा। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था। कि अकबर की जो सेना थी उस सेना में कौन सा राजपूत राजा एक सेनापति का कार्य कर रहा था। मानसिंह, बाहरमल, राय सिंह, अमर सिंह। तो सही ऑप्शन होगा मानसिंह। मानसिंह ने अकबर की सेना में सेनापति के रूप में कार्य किया है। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। कि वह किला एक ऐसा किला है राजस्थान का जिसके पास गोला बारूद खत्म हो गई थी, और वह किला अपनी रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वहां के दुश्मन की जो सेना थी उस सेना के ऊपर चांदी के गोले दाग दिए थे। और वो किला कौन सा था, चूरू का किला। कौन सा किला है, चूरू का किला था। नाहरगढ़ का किला कहाँ है, जयपुर में। लोहागढ़ किला भरतपुर में। और गागनोर दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ में स्थित है। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। ग्राम सेवक में एक क्वेश्चन आ चुका है कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है।
तो हिजामुद्दीन नागौरी, हिजामुद्दीन नागौरी को क्या कहा जाता है? सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित हैं? पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन। अरे बिजोलिया किसान आंदोलन से तो साधु सीताराम दास था, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध विजय सिंह पथिक का संबंध था, विजय सिंह पथिक का संबंध था। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध था। बेंगो किसान आंदोलन से तो राम नारायण चौधरी का संबंध था। बेंगो किसान आंदोलन से तो राम नारायण चौधरी का संबंध था। बूंदी आंदोलन, सही आंसर क्या होगा? इसका संबंध किससे था? बूंदी आंदोलन से। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध कौन से आंदोलन से था? तो बूंदी आंदोलन से था। जोधपुर आंदोलन से की बात करें तो इसका जोधपुर आंदोलन से संबंध था। मुख्य रूप से जो नेता थे वो थे जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास थे मुख्य नेता जोधपुर आंदोलन के। कौन? जय नारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है, बनारस संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? जो बनारस संस्कृति है इसका संबंध, 4 ऑप्शन इसमें से दे रखे हैं, इससे में से आंसर है कि जो बनारस नदी है, बनास नदी है, ये नदी किस सभ्यता के नजदीक से बहती है? उसी सभ्यता का नाम भी क्या है? बनारस संस्कृति। बनारस संस्कृति। बैराट तो कहाँ रे? जयपुर में। क्या बनास नदी बैराट में, जयपुर में बहती है? नहीं बहती। तो ये आंसर तो कट। कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में है और यहां तो बनास नदी नहीं बहती है। गणेश्वर सभ्यता हमारे नजदीकी जो जिला है सीकर, वहां, अरे वहां भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आहड़, और आहड़ कहां है? उदयपुर। तो जो बनास नदी है, ये बनास संस्कृति है, ये किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। बनास नदी है, इस नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राज संबंध से होता है और बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। बैराट प्राचीन काल में किस राज्य, बैराट प्राचीन काल में किस की राजधानी थी? कि बैराट की बात की है कि बैराट प्राचीन समय में किस राज्य या किस राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो किसकी राजधानी हुआ करती थी? मत्स्य संघ की राजधानी। किसकी राजधानी? मत्स्य संघ की राजधानी थी। जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? बैराट हुआ करती थी। जबकि एकीकरण के समय मत्स्य संघ था, एकीकरण के समय मत्स्य संघ, एकीकरण के समय मत्स्य संघ की राजधानी तो अलवर थी। एकीकरण के समय जो मत्स्य संघ बनाया गया था उसकी राजधानी क्या थी रे? अलवर। जबकि मत्स्य राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? बैराट राजधानी। जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? बैराट। इसी बैराट को विराट नगर भी बोलते हैं, विराट नगर। विराट नगर का वर्तमान में नाम क्या है? बैराट। अगले क्वेश्चन की बात करें, जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जयानक ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा रे? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। पृथ्वीराज जो विजय ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? जयानक भट्ट है। और जयानक भट्ट का संबंध कहां से था? जम्मू कश्मीर से था। जयानक का भट्ट का संबंध कहां से था? जम्मू कश्मीर से इसका संबंध था। पृथ्वीराज विजय में तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं है।
पृथ्वीराज जो विजय है, इस ग्रंथ में तराइन के युद्धों का वर्णन नहीं किया गया है। देखो लास्ट में क्या है, जय। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन और भी मिलेगा कभी न कभी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इसके तो रचयिता चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई। इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। देखो जय है और इसमें भी क्या है, जय नाम आया हुआ है, इसमें भी जय आया हुआ है। तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जैनिक। रासो किसने लिखा? यहां पे क्या है? रासो। और यहां पे एक लास्ट में दो शब्द हैं, ये क्या है? जय। जय से अपने को जय मिला लेना और जैनिक बनाना। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन था? कि राजस्थान में स्थापत्य कला है, इसका जनक किस व्यक्ति को माना जाता है? तो सवाई जय सिंह, महाराणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। सही आंसर होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। और महाराणा कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा के ही पुत्र उदयकरण ने क्या कर दी थी? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। और इसी उदा को मेवाड़ का प्रथम पितरहंता, मेवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पितरहंता। मेवाड़ का पितरहंता किसे कहा जाता है? उदयकरण को कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया था, वो व्यक्ति कौन सा था? जमनालाल बजाज, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ। तीसरा एक ऑप्शन विजय सिंह पथिक है और एक ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी है। जमनालाल बजाज का संबंध सीकर से था। जमनालाल बजाज का संबंध कहां से था? सीकर से था। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर से था। अर्जुन लाल सेठी का संबंध कहां से था? जयपुर से था। और इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह बारठ, कि केसरी सिंह बारठ ने अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता आंदोलन के समय पूरे परिवार ने बलिदान दे दिया था, केसरी सिंह बारठ के परिवार ने। और विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। गुडामलानी बुलंदखंड शहर उत्तर प्रदेश में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो वो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। जबकि बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तलवार बंधाई क्या होती है? कि एक कर था तलवार बंधाई कर। इसी तलवार बंधाई कर को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। देखो तलवार बंधाई की बात करें, इसी को उत्तराधिकारी शुल्क कहा जाता था। और उत्तराधिकारी शुल्क को अलग अलग रियासतों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। मेवाड़ में इसे तलवार बंधाई कर कहा गया। मेवाड़ में इसे क्या कहा गया? तलवार बंधाई कर। मारवाड़ में इसी कर को हुक्मनामा या पेशकशी कहा गया। और जयपुर रियासत में उत्तराधिकारी शुल्क को नजराना कर कहा गया। नजराना कर कहा गया। तो उत्तराधिकारी शुल्क है, इसको मेवाड़ में तलवार बंधाई कर, मारवाड़ में हुक्मनामा कर या पेशकशी कर, और जयपुर में इसे नजराना कर कहा गया। तो तलवार बंधाई क्या थी?
नए जागीरदार की गद्दीनशीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राजे द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, ठीक है। युद्ध पर जाते समय नहीं, विजय के समय सेनापति द्वारा नहीं, नवनियुक्त सैनिकों को अस्त्र शस्त्र नहीं। सही आंसर क्या होगा कि कोई भी नया ठिकानेदार, आप पढ़ते हो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, और 1906 में बिजोलिया किसान आंदोलन में तलवार बंधाई कर लागू हुआ था। 1906 में बिजोलिया में क्या लागू हुआ था? तलवार बंधाई कर। और किस व्यक्ति ने किया था? तो यह किया था पृथ्वी सिंह ने। एक नया ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह, और उसने एक कर लागू किया था, तलवार बंधाई कर। ठिकानेदार तलवार बंधाई कर या उत्तराधिकारी शुल्क क्या होता था? कौन देता था? जो ठिकानेदार होता था, जो नया ठिकानेदार बनता था, वो किसको भेंट करता था? वो भेंट करता था राजा को या शासक को, और उसी को क्या कहा गया? तलवार बंधाई कर। अब ये पृथ्वी सिंह है, ये नया जागीरदार बन चुका था बिजोलिया का, और इसने क्या कर दिया? इसको कर देना था। और कर किसको देना था? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। और इसने कहा कि देखो, जो तलवार बंधाई कर है, जो उत्तराधिकारी शुल्क है, ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेजना है, और मैं तो पहले से ही गरीब हूं, और ये कर किस पर थोप दो? किसानों पर थोप दो। तो इस पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर भी किसानों पे थोप दिया था। तो तलवार बंधाई कर क्या है? जब भी कोई नया जागीरदार बनेगा, नया ठिकानेदार बनेगा, वो कर किसको भेजता था? शासक को भेजता था। और इस उत्तराधिकारी शुल्क को अलग अलग रियासतों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे मेवाड़ में, तो मेवाड़ में से क्या कहा गया? तलवार बंधाई कर। जबकि मारवाड़ में हुक्मनामा या पेशकशी कर कहा गया, और जयपुर में से नजराना कर कहा गया। और सबसे पहले बात करें उत्तराधिकारी शुल्क, तो मोटा राजा उदय सिंह ने वसूल किया था। मोटा राजा उदय सिंह ने वसूल किया था। उत्तराधिकारी शुल्क सबसे पहले किसने लागू किया था? मोटा राजा उदय सिंह, जो मारवाड़ का शासक हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत हुए हैं चौहान। सामंत कौन थे? चौहान। गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत कौन थे? चौहान। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वासुदेव चौहान, चौहान वंश के संस्थापक। वासुदेव चौहान तो चौहान वंश के संस्थापक थे। बाघ भट्ट भी नहीं है, मीर भोज भी नहीं है, नाग भट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शक्तिशाली शासक हुआ है कौन? नाग भट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो था हरीश चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था हरीश चंद्र। और नाग भट्ट प्रथम तो गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला स्वतंत्र शासक है, पहला शक्तिशाली शासक हुआ है। मीर भोज की बात करें तो मीर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। मीर भोज ने अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी, और मीर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का पितरहंता कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का पितरहंता किसे कहा जाता है? मीर भोज को। मीर भोज ने अपने ही पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? कि सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किस रियासत ने लगाई थी? बात करें सती प्रथा पर, तो सती प्रथा पर सबसे पहले रोक तो बूंदी रियासत ने लगाई थी। 1822 में बूंदी का शासक था विष्णु सिंह। कौन था? विष्णु सिंह। इस विष्णु सिंह ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। सबसे पहले मुगल काल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक भी सती प्रथा पर रोक नहीं लगा पाया। उसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का पूर्ण प्रयास किया, और राजस्थान की प्रथम रियासत बूंदी रियासत थी जिसने सती प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक, अच्छा, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक कौन है?
तो माणिक्यलाल वर्मा 24 अप्रैल 1938 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, जबकि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष तो बलवंत राय मेहता को बनाया गया था और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम उपाध्यक्ष बोहरेलाल बाया को बनाया गया था। बोहरेलाल बाया को मेवाड़ सरकार ने काले पानी की सजा दी थी और बोहरेलाल बाया को तो सराड़ा दुर्ग में कैद करके रखा गया था और मेवाड़ का काला पानी सराड़ा दुर्ग को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का काला पानी तो लोणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है? समाधि के बारे में बात कर रहे हैं कि मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है? तो महाराणा प्रताप सांगा। किसकी समाधि है? सांगा की। सांगा की समाधि कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और इसी मांडलगढ़ भीलवाड़ा को मेवाड़ का प्रवेश द्वार, मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा को मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहां पर सांगा की छतरी है, इस छतरी का निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। राणा सांगा की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अशोक परमार ने करवाया था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही जगन्नाथ कछवा की भी छतरी स्थित है। जगन्नाथ कछवा की छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही सांगा की छतरी है। और सांगा की छतरी का निर्माण तो भरतपुर का जो सावंत था अशोक परमार, उसने करवाया था। और मेवाड़ का प्रवेश द्वार तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा को कहा जाता है। राव जैत शिरोछंद किस भाषा में लिखित, राव जैत शिरोछंद किस भाषा में लिखी गई है? तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखा गया? डिंगल भाषा में लिखा गया। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? कर्नल जेम्स टोड ने तो इसे थर्मोपोली कहा था। बयादुनी ने तो इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। अबुल फजल किसने कहा था? अबुल फजल। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा बताता है कि 21 जून 1576 को हुआ। यह युद्ध 3 दिन चला था और यह युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य में यह युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में, और यह युद्ध कुल 3 दिन तक चला था। इस गोपीनाथ शर्मा बताता है कि यह युद्ध तो 21 जून 1576 को हुआ था और यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सैनिक दृष्टि से इस युद्ध को तो अकबर ने जीत लिया था, जबकि राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध महाराणा प्रताप ने जीत लिया था। यह हमारे आज के 26 क्वेश्चन हैं। आपने हल करके देखें कि आपकी कितनी तैयारी है। हम फिर मिलेंगे कल एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।